हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निवेश पांडे है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं और मैं आपको ये दिखाऊंगा भी कि मैंने अपना पहला रिसर्च पेपर कैसे लिखा था और उसको मैंने कैसे पब्लिश कराया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हु कैन राइट अ रिसर्च पेपर। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो या ना हो, एमए का स्टूडेंट हो, बीए का स्टूडेंट हो, पीएचडी कर रहा हो, कोई भी व्यक्ति जिसको सब्जेक्ट का नॉलेज हो, उसको मैथडोलॉजी पता हो, रिसर्च के कुछ बेसिक्स पता हो, तो वो रिसर्च पेपर लिख सकता है और पब्लिश भी करा सकता है। तो सबसे पहली बात आती है कि टू चूज़ अ ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जिस भी एरिया में हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, हमारा कौन सा इंटरेस्ट है, हम किस एरिया में रिसर्च करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोशल साइंसेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जेंडर स्टडीज़, कास्ट स्टडीज़, अर्बन स्टडीज़, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, रिलीजन, सोशल मीडिया स्टडीज़, इन सब पे रिसर्च करते हैं। तो अगर एक बार हमने अपना रिसर्च एरिया डिसाइड कर लिया तो उसके बाद हमको उन कीवर्ड्स को, जो रिसर्च एरिया के जो कीवर्ड्स हैं, उनको हमको गूगल स्कॉलर पे या किसी भी ऐसी वेबसाइट जिस पे हमको रिसर्च पेपर्स मिल सके, वहाँ पे हमको सर्च करना चाहिए। तो हम नॉर्मली गूगल स्कॉलर का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके गूगल स्कॉलर पे जाके अपने रिसर्च एरिया के जो कीवर्ड्स हैं उनको सर्च करके हम उस रिसर्च एरिया से रिलेटेड हम रिसर्च पेपर्स को, पब्लिश रिसर्च को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए हमको क्या करना होगा कि हम गूगल स्कॉलर पे गए, अपने रिलेवेंट कीवर्ड्स को डालें, जो पेपर्स डाउन मिले हमको, हमने उसको डाउनलोड किया। और एग्जांपल के तौर पे सोशल मीडिया स्टडीज़ पे लेट से हमको कि सोशल मीडिया पे स्टडी करना है। तो हमने क्या किया, हमने सोशल मीडिया डाला, सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन वीमेन, या फिर इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, या फिर साइबर बुलिंग, या फिर इस तरह के हमने कीवर्ड्स को सर्च किया और हमने जो रिलेवेंट रिसर्च पेपर्स मिले हमें हमने उसको डाउनलोड कर लिया और उसको हमने पढ़ा। और पढ़ने का स्पेसिफिक तरीका होता है, एक शॉर्टकट मैथड होता है कि हम पहले एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ें उस रिसर्च पेपर के और कंक्लूजन को पढ़ें। तो एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन को पढ़ के हमको पता चल जाएगा कि इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑथर ने कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ किया है, क्या फाइंडिंग्स थी। तो इस तरह से हम जो लिटरेचर को हम डाउनलोड किए थे, हमने जिनको पढ़ा, तो उनके हम रिव्यूज़ उसके बाद लिखेंगे। हम एक शॉर्ट रिव्यू, पैराग्राफ वाइज हम शॉर्ट रिव्यूज़ लिख सकते हैं। उसमें हमको इंटेक्स साइटेशंस करना होता है कि हमने इंटेक्स साइटेशन बेसिकली एक मेथड होता है, उसको मैं बाद में बता दूंगा, अपने पेपर में भी दिखाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं दिखाऊंगा। तो हम इंटेक्स साइटेशन करते हुए हम रिसर्च पेपर के रिव्यूज़ को लिख सकते हैं शॉर्ट में, पैराग्राफ वाइज। तो जब हमने रिसर्च पेपर के रिव्यूज़ को लिख दिया, हमने रिसर्च पेपर को जो पढ़ा, जो हमने डाउनलोड किया था, उसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे रिसर्चेस हुए थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सोशल मीडिया की स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऑन वुमेन पे स्टडी हुई है, चिल्ड्रंस पे हुआ है, सोशल मीडिया कैसे साइबर बुलिंग करा सकता है, कैसे इसका मिसयूज़ कर सकते हैं लोग, कैसे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो सकता है, या फिर इस तरह का कोई भी चीज़ हो सकता है। तो हमने देखा कि बहुत सारे, लेट से कि हमने देखा कि बहुत सारे काम हुए हैं, मगर किस कोई भी काम, कोई भी रिसर्च या फिर बहुत कम काम हुआ है इस पे कि सोशल मीडिया का एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट है। तो अगर हमको लगा कि हमने देखा कि इस पे काम नहीं हुआ है, तो वो हमारा एक रिसर्च गैप हो सकता है, हम उस पर स्टडी कर सकते हैं, वो उसको हम टाइटल बना सकते हैं उसके हिसाब से। तो इस तौर पे मान लीजिए, इसके हिसाब से मान लीजिए कि हमने एक रिसर्च टॉपिक फाइनलाइज कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एजुकेशनल परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो अब हमने टॉपिक फाइनलाइज कर दिया, अब हमारा काम है ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना। तो ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करने के स्पेसिफिक तरीके होते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉड नहीं होना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। इस केस में जिसमें हमने इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एजुकेशनल परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लिया है, मान लेते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्टिव बनाया, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन एजुकेशनल परफॉर्मेंस ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव बन गया। अब हमको ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद हम बताने जा रहे हैं आपको कि स्टैंडर्ड स्टेप्स जो होते हैं राइटिंग अ रिसर्च पेपर, वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने टॉपिक चूज़ कर लिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, रिसर्च गैप लिख दिया, ऑब्जेक्टिव्स लिख लिए, डिफाइन कर लिए, मैथड। हाँ, अब मैथडोलॉजी हम लिखेंगे। उसके पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं इनिशियल स्टेजेस में, वो प्राइमरी डेटा हंट करते रहते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि प्राइमरी डेटा कहाँ से मिलेगा, किसको कलेक्ट करें, क्या ना करें। तो इसके बजाय हमको इनिशियल स्टेजेस में जो बिगिनर्स होते हैं उनको सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड पेपर्स लिखना चाहिए। जैसे मेरे केस में भी मैंने अपना जो पहला पेपर लिखा था वो सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड था। और सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, बहुत सारी ऐसे, जैसे यूएन की रिपोर्ट, यूएनडीपी की रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एनएफएस, एचएस के सर्वे, और बहुत सारे पॉवर्टी या इस तरह के डेटा हमको मिल जाता है, तो हम उसका यूज़ करके एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना दिखाता हूँ कि मैंने अपना रिसर्च पेपर कैसे लिखा था और उसको कैसे पब्लिश कराया था। तो हाँ, ये मेरा रिसर्च पेपर है। इसका टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया। अब मैंने इसमें एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया।
एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद एब्स्ट्रैक्ट में मैंने क्या लिखा, एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली हमने इंट्रो छोटा सा लिख दिया और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या था, एसडीजी क्या हो गया, कैसे रिप्लेस किया, कंपनीज एक्ट क्या होता है, या फिर हमने जो ऑब्जेक्टिव्स, मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको लिख दिया। इसको लिखने के बाद हमने इंट्रो लिखा। इंट्रो में देखिए हमने इन टेक्स्ट साइटेशंस करके रखे हैं, मतलब हमने उन रिसर्च पेपर्स को कोट करके रखा है, उसका एक स्पेसिफिक वे होता है, ये है। तो इस तरह से हमने अपने चीज़ों को लिखा। फिर हमने सीएसआर का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क लिखा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से हम ये बताते हैं कि हमने अपने रिसर्च पेपर में की कॉन्सेप्ट्स कौन से यूज़ करे हैं, उसको हम बेसिकली डिफाइन करते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क लिख दिया। देन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इन माई केस, मैं सोशोलॉजी के स्टूडेंट हूँ, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जो मैं रिसर्च लिख रहा हूँ, उसकी जो रिलेवेंट थेरीज है मेरे सब्जेक्ट की या फिर जिस भी सब्जेक्ट की मैं स्टडी कर रहा हूँ, कि वो कैसे उसके साथ कनेक्टेड है, कैसे उसकी थ्योरेटिकली कैसे वो ओरिएंटेड है। तो बेसिकली मेरे केस में सोशियोलॉजी में अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ एसडीजी का कन्वर्जेंस देख रहा हूँ सीएसआर के साथ है कि नहीं, एसडीजी 4 का जो कि क्वालिटी एजुकेशन है एसडीजी 4, तो मैं ये इस तरह से देखूंगा कि कौन सा थिंकर ऐसे है या फिर कौन सा ऐसा सोशोलॉजिस्ट हैं जो सीएसआर के थ्योरी, जो सीएसआर हम स्पेसिफिक जिस तरह से हम रिसर्च कर रहे हैं उसके साथ कैसे कनेक्टेड है। तो मेरे केस में सीएसआर क्या है, सीएसआर इज अ corporate social responsibility. It's a legal mandate of the company to spend 2% of their profits on social sectors. बट ये पहले एक फिलेंथ्रॉपी के फॉर्म में होता था। कंपनीज हॉस्पिटल बनवाते थे, मंदिर बनवाते थे, और पानी पीने के सिस्टम्स बनवाते थे, वाटर टैंक्स बनवाते थे, इस तरह की चीज़ें करते थे। तो राइट नाउ इट हैज़ बिकम सीएसआर आफ्टर कंपनीज एक्ट। जब मतलब आफ्टर कंपनीज एक्ट हैज़ केम इन लाइक कम इनटू फोर्स, तो फिर ये बन गया सीएसआर। मतलब सीएसआर एक मैंडेट हो गया जिसमें कंपनीज को 2% इन्वेस्ट करने ही करने। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब सीएसआर क्या है, सीएसआर इट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन एज वेल एज मोरल ड्यूटी ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल स्पेंडिंग ऑन सोशल सेक्टर, अगर एक कंपनी स्पेंड करे तो ये क्या है, ये एक मोरल ड्यूटी है, ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है कंपनी का कि सोसाइटी से, क्योंकि वो ले रहे हैं चीज़ें, तो सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट करें। तो इसलिए वो 2% अपना प्रॉफिट को सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस केस में देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटैंटिव रेशनैलिटी ऑफ वेबर। सब्सटैंटिव रेशनैलिटी ऑफ वेबर ये कहते हैं कि कोई भी एक्शन वैल्यू ओरिएंटेड होकर कैसे किया जाता है। इन दिस केस सीएसआर में क्या है, वैल्यू क्या है, सीएसआर में वैल्यू ऑफ सोसाइटल वेलबींग। तो सोसाइटल वेलबींग को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको हम थ्योरेटिकली सब्सटैंटिव रेशनैलिटी के थ्योरी से मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हमने लिटरेचर रिव्यू को लिख दिया। लिटरेचर रिव्यू को मैंने नरेशन के फॉर्म में लिख दिया है, स्टोरी के फॉर्म में लिख दिया है। हम इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें मैंने इंटेक्स साइटेशंस करके रखा है। फिर हमने रिसर्च गैप लिखा, जो हमने बताया था अभी कि हमने सारा लिटरेचर रिव्यू किया। फिर हमको लगा कि बहुत सारे सेक्टर्स पे स्टडी किया गया है सोशल मीडिया में, बट देयर आर नो लाइक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वर्क्स जो कि किए गए हैं सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल अटेनमेंट पे स्टूडेंट्स के। तो फिर हमने लिख दिया। फिर ऑब्जेक्टिव को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, रेशनल ऑफ स्टडी लिख दिया। फिर हमने फाइंडिंग्स को कैसे लिखा। अब देखिए ये मेरा सेकेंडरी डेटा पे बेस्ड पेपर है। अब होता क्या है कि जैसे सीएसआर जो स्पेंड करना है कंपनीज को, तो कंपनीज जो होती हैं वो पब्लिश करती हैं अपनी एनुअल स्टेटस रिपोर्ट। उसमें ये दिखाती है कि कौन से इनिशिएटिव्स, कौन से प्रोग्राम्स पे उन्होंने पैसों को स्पेंड किया है सोशल सेक्टर्स में। तो रिलायंस इंडिया कंपनी ने जैसे बताया कि ये एसडीजी, ये कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, अपग्रेडिंग स्कूल्स करा है इन्होंने, रिलायंस फाउंडेशन टीचर इनका कोई प्रोग्राम अवार्ड्स करा, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल, ड्राइविंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट एजेंडा, ये सब चीज़ें, मतलब टाटा कंसल्टेंसी। तो इस तरह की चीज़ें ये मान लीजिए कर रहे हैं। टाटा सन्स ने जो किया, विमेंस लिटरेसी बढ़ाई, एजुकेशनल एम्पावरमेंट बढ़ाया, लर्न स्टॉर्म यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस करा। एचडीएफसी बैंक ने कौन कौन सी चीज़ें करी, ओएनजीसी ने किया, आईओसी ने क्या किया, एनटीपीसी ने क्या किया, इन्फोसिस ने क्या किया। तो इस तरह से हम डेटा को पा जाते हैं। सेकेंडरी डेटा हमारे लिए अवेलेबल है। हम इनकी वेबसाइट्स पे गए, इनके एनुअल स्टेटस रिपोर्ट को हमने एनालाइज करते हुए इनकी सारी फाइंडिंग्स को जो हमारे हिसाब से रेलेवेंट थे उसको लिख दिया। इसके आगे हमारा डिस्कशन का सेक्शन है। डिस्कशन में सिंस आई एम फ्रॉम सोशोलॉजी, तो मैं जो डिस्कशंस लिखूंगा या फिर जो आगे की एनालिसिस मैं लिखूंगा वो सोशोलॉजिकल वे में लिखूंगा कि कैसे एजुकेशन या फिर क्वालिटी एजुकेशन कैसे कम्युनिटी को मोबिलाइज कर सकता है, कैसे विमेन एजुकेशनल एम्पावरमेंट, कैसे सॉरी कम्युनिटी को एम्पावर कर सकता है, कैसे स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज सेक्शन को अपलिफ्ट कर सकता है। तो इस तरह से हम सोशलॉजिकल वे में अपनी हम एनालिटिक्स एनालिसिस को लिख दिए हमने। फिर आता है कंक्लूजन का सेक्शन, जिसके अंदर हमने कंक्लूज कर दिया वेदर देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ एसडीजी 4 विथ क्वालिटी विथ सीएसआर और नॉट, या जो भी सारी चीज़ें थी हमने उसको कंक्लूजन में शॉर्ट में लिख दिया। देन फिर इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च मैंने लिख दिया, सजेशंस जो मैं दे सकता था लिख दिया। फिर रेफरेंसेस ये एपीए स्टाइल में लिखे गए हैं।
इसकी एक प्रॉपर पैटर्न होता है, एक तरीका होता है, मैं आपको बता दूंगा। तो ये सारे इस तरह से मैंने पेपर लिखा। देन मैंने एक जर्नल को सर्च किया, और जर्नल को सर्च करने के बाद मैंने वहाँ पे अपना पेपर भेजा। पेपर भेजने के बाद उन्होंने मेरे पेपर को देखा, उसमें कुछ हमको रिव्यूज़ दिए कि ऐसी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फिर हमने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया और मेरा पेपर फाइनली पब्लिश हो गया। तो बहुत सारे लेकिन पेपर जर्नल्स होते हैं पीयर रिव्यूड, जो कि आपको फर्स्ट इंस्टेंस में क्या पता आपके पेपर को एक्सेप्ट कर ले, और कई बार वो 7 दिन, 30 दिन या फिर 90 दिन में आपका पेपर पब्लिश करा देते हैं। और हाँ, पीयर रिव्यूड जर्नल्स को हम गूगल पे जाके सर्च करके पीयर रिव्यूड को जर्नल्स को पा सकते हैं। बट ये देखना है कि बहुत सारे जर्नल्स पैसे लेते हैं, उनमें नहीं पब्लिश कराना चाहिए, क्योंकि कई बार वो फेक होते हैं और आपके पैसे भी चले जाएंगे। तो हाँ, हमको मतलब ऑथेंटिसिटी जर्नल का जरूर चेक करना चाहिए। उसके भी तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन नॉर्मली हम पीयर रिव्यूड जर्नल्स को गूगल पे सर्च करके उसको थोड़ा एक दो तरीके से चेक करके हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कि वेदर द जर्नल इज ऑथेंटिक और नॉट। उसके बाद हम अपना पेपर भेज के वहाँ से पब्लिश करा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक इट।